Good morning, students. Today we are here with another topic of political science, chapter first from part 1, द एरा ऑफ कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का दौर चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें हमने अभी तक 3 टॉपिक कर लिए हैं अपने, जिसमें हमने उसकी इंट्रोडक्शन ओवरव्यू लिया था चैप्टर का, उसके बाद कोल्ड वॉर को स्टडी किया और क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस जो है वो स्टडी किया। कोल्ड वॉर जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था 1945 के बाद वर्ल्ड में एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। तो ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कि ये दोनों ही देश जो है युद्ध जैसी कंडीशन में थे, लेकिन इनके बीच में कोई युद्ध नहीं हो रहा था। लेकिन सारे जो परिस्थितियाँ या सर्कमस्टेंसेस इस तरीके के क्रिएट हो चुके थे कि ये दोनों ही जो पावर थी, जो दोनों ही पावरफुल देश थे, ये सुपर पावर्स थी वर्ल्ड के, ये अपनी अपनी पावर को एक्सपेंड करना चाह रहे थे। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि पूरे वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 गुटों में बट गया था, यानी कि ब्लॉक्स जिनको कहते हैं, यानी 2 ब्लॉक जो है वर्ल्ड में बन गए थे। यही आज का हमारा टॉपिक है, द एमर्जेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, यानी कि 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ होना। विश्व जो था, पूरा वर्ल्ड जो था, वो 2 ध्रुवों में, पोल जिसको बोलते हैं, जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अपना देखते हैं, जब हम वर्ल्ड के मैप पे देखते हैं तो 2 पार्ट हमें लगते हैं, जैसे अर्थ 2 पार्ट में डिवाइड है, तो इसी तरीके से जो वर्ल्ड है वो पूरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट वो था जो यूएसएसआर के साथ था, यानी कि रूस के साथ था, और एक पार्ट वो था जो यूएसए के साथ था। तो इसी के साथ एक थर्ड क्वेश्चन भी अराइज होता है। इसको हम कई बार ये कहते हैं कि पहली दुनिया के देश, दूसरी दुनिया के देश, और फिर एक और जो NAM नॉन अलाइन मूवमेंट, जो गुट निरपेक्षता की नीति है, किस तरीके से वो स्टार्ट हुई, फिर कैसे एक तीसरी दुनिया भी बनी। तो एक ऐसी ये जो हम सिचुएशन स्टडी कर रहे हैं वर्ल्ड की 1945 के टाइम के बाद, तो ये स्टडी करते हैं। सबसे पहले द 2 सुपर पावर्स वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए स्टूडेंट, दोनों ही पावर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अपनी अपनी पावर को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, मतलब अपने अपने पावर को बढ़ाना चाह रहे थे, अपने एरिया को बढ़ाना चाह रहे थे, मतलब पूरे विश्व में अपने दायरे को बढ़ाना चाह रहे थे, जिसपे कि उनका इन्फ्लुएंस हो, उनका प्रभाव हो। इन अ वर्ल्ड शार्पली डिवाइडेड बिटवीन द 2 अलायंस सिस्टम, इससे क्या हुआ कि जो वर्ल्ड था वो 2 गुटों में बट गया। अ स्टेट वॉज सपोज टू रिमेन टाइड टू इट्स प्रोटेक्टिव सुपर पावर टू लिमिट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर। ऐसे में जो कोई भी जो एक स्टेट है, कोई भी मतलब देश है, उसके लिए एक यही रास्ता रह जाता था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए, मतलब अपने प्रोटेक्शन के लिए वो किसी न किसी जो पावर के साथ जुड़े, ताकि वो दूसरे की इन्फ्लुएंस से बचा रहे। मतलब जो बाकी के जो देश थे उनके पास एक यही रास्ता रह गया था कि या तो वो यूएसएसआर के साथ जुड़े या वो यूएसए के साथ जुड़े, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो एक डर जो है वो पैदा हो गया था कहीं, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स थी। अब इससे क्या हुआ कि वर्ल्ड में जो सुपर पावर्स और उनके अलायंस कौन होते हैं, जो उनके साथ अपना गठबंधन करते हैं, वो अराइज हो गए वर्ल्ड में। अब देखिए आगे क्या होता है, द स्मॉलर स्टेट्स इन द अलायंस यूज द लिंक टू द सुपर पावर्स। अब जो स्मॉल स्टेट थे, यानी जो छोटे छोटे देश थे, वो इन सुपर पावर्स के साथ अपने लिंक क्यों बनाना चाहते थे? देखिए उनके अपने भी पर्पजेज थे, मतलब वो अपने फ़ायदे के लिए भी उनसे जुड़ना चाहते थे। दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि जो सुपर पावर्स थी वो उनको मतलब प्रॉमिस करते थे कि वो उनको प्रोटेक्शन देंगे, वेपन्स के में उनकी हेल्प करेंगे, इकोनॉमिक या सोशल फील्ड में किसी भी तरीके से उनकी हेल्प करेंगे। जो उनके लोकल राइवल्स हैं उनसे उनको मतलब प्रोटेक्शन देंगे, मोस्टली रीजनल नेबर्स विद हुम दे हैड राइवलरीज। देखिए जो छोटे छोटे देश होते थे, उनके आसपास के जो नेबर्स होते थे, कई बार उनसे दुश्मनी होती थी, तो उस दुश्मनी को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए उन देशों ने ये सोचा कि वो इन सुपर पावर्स के साथ अपना एक गठबंधन कर लें। और सुपर पावर्स का अपना ये फ़ायदा था कि वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते थे। तो वर्ल्ड में मतलब एक तनातनी का माहौल हो गया, एक कहते हैं कि टकराव की सिचुएशन जो है वर्ल्ड में उस टाइम हो गई थी। द अलायंस सिस्टम लेड बाय द 2 सुपर पावर्स देयरफॉर थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू 2 कैंप्स। अब क्या हो गया कि इन सुपर पावर्स की वजह से क्या हुआ कि जो वर्ल्ड है वो 2 कैंप में डिवाइड हो गया, यानी 2 पार्ट जो है वर्ल्ड में बन गए। दिस डिवीजन हैपन फर्स्ट इन यूरोप मोस्ट कंट्रीज। ये सबसे पहले ये जो चीज़ हुई ये यूरोप से स्टार्ट हुई,
मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द, जो वेस्टर्न पार्ट था यूरोप का, वो उसमें जितने भी देश आते थे वो यूएस में शामिल हो गए, एंड दोज ईस्टर्न यूरोप ज्वाइन द सोवियत कैंप्स, और जो ईस्ट पार्ट था यूरोप का वो सारे सोवियत यानी कि यूएसएसआर में शामिल हो गए। दैट्स वाई दीज वर ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंस। इसलिए इन सबको क्या कहा जाता था कि ये पूर्वी गठबंधन है और ये पश्चिमी गठबंधन है। स्टूडेंट आप ये मैप देख सकते हैं, आपकी बुक में मैप बना हुआ है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप है, यानी जो ये वेस्टर्न यूरोप के पार्ट हैं ये शामिल हो गए यूएसए में, अमेरिका में शामिल हो गए। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है आपको ये ईस्टर्न यूरोप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है। ये जितने भी देश थे, जैसे देखो यहाँ पे जर्मनी है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। वेस्ट देखो जर्मनी में एक वॉल ऑफ बर्लिन कहा जाता है, बर्लिन की दीवार, जो बर्लिन की दीवार है उससे ये वाला पार्ट जो है ये वेस्ट जर्मनी है। तो यहाँ से लेकर इस साइड के जो देश हैं जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, नॉर्वे हो गया, इटली हो गया, ये सारे देश किसका पार्ट बने, ये यूएसए का पार्ट बने, यानी इन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया। और जो इधर इस जो ईस्टर्न साइड जो कंट्रीज़ थे, जैसे कि ईस्ट जर्मनी का पार्ट लगा लीजिए, इसमें हंगरी है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ये जितने भी देश थे ये सभी जो है यूएसएसआर का पार्ट बने। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वो दो ब्लॉक में डिवाइड हो गया, दो गुटों में बट गया। और इसी तरीके से वर्ल्ड को कहा गया फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। यानी कि जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट वर्ल्ड है। फर्स्ट वर्ल्ड मतलब जो यूएसए के साथ जो देश शामिल है, सेकंड वर्ल्ड मतलब जो यूएसएसआर के साथ जो शामिल है, और थर्ड वर्ल्ड जो इनमें से जैसे कि जब नेम जो है जब राइज होगा, जो गुटनिरपेक्षता की नीति आएगी तो एक अलग दुनिया भी जो है उस टाइम बन गई थी। स्टूडेंट यहाँ पर हम सिर्फ ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ऐसा किया, बल्कि इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है कि जो इनकी आइडियोलॉजी थी, जैसे डेवलपमेंट के फील्ड में इनकी जो आइडियोलॉजी थी, हमने ये स्टडी किया है जब हमने सेकेंड पार्ट रीड किया था कि जो यूएसए की आइडियोलॉजी थी वो कैपिटलिज्म की, ये अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करना चाहते थे, और जो रूस की आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की यानी कि समाजवादी नीति थी, वो अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करना चाहते थे। और जो देश इनसे जुड़ रहे थे वो इन दोनों ही नीतियों का इन्फ्लुएंस जो है वो उन पे भी डालना चाहते थे। तो इस तरीके से वर्ल्ड में ना केवल ये एक वैसे युद्ध था कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना, बल्कि अपनी आइडियो यानी कि हर एक स्पेयर में अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने का ये एक जो युद्ध है, ये कोल्ड वॉर जिसको कहा जाता है, ये बन चुका था वर्ल्ड में। मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो है वर्ल्ड में क्रिएट हो चुका था। नेक्स्ट देखिए, द वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट मैंने अभी आपको जो मैप दिखाया है उसमें देखिए जो ये येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो देश हैं, अब यहाँ पर क्या होता है कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनता है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि ये इन जितने भी देश शामिल होंगे एक सुपर पावर के साथ, ये अपनी एक मिलिट्री मतलब बना लेंगे, मिलिट्री जिसको कहा गया नाटो कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बड़े ध्यान से रखना है। नाटो क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये मतलब ये जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या होगा कि सपोज करो अगर कोई देश कोई अलायंस जैसे कोई राइवल अलायंस है वो उस पर अटैक करता है, तो ये मिलिट्री जो है एक हो जाएगी सारी। मतलब इन्होंने ऐसी बहुत सारी जो ट्रीटी साइन की, इसमें बहुत सारे जो कॉम्प्रोमाइज़ थे वो साइन किए गए थे इसमें, जिसको कि नाटो कहा गया। ये ध्यान रखना है आपने, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएसए से रिलेटेड है, याद रखना इसको, ये अमेरिका से रिलेटेड है। विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949, जो 1949 में मतलब ये अस्तित्व में आई। इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स It was an association of 12 states which declared that armed attack on any one of them in Europe or North America would be regarded as an attack on all of them. मतलब ये ट्रीटी क्या थी, अगर कोई मिलिट्री अटैक करता था तो वो डिक्लेयर होगा कि वो जो मिलिट्री अटैक है वो सब पे मिलिट्री अटैक है एक तरह से, तो वो सारे एक हो जाते थे उसमें। ईच ऑफ दीज स्टेट वुड बी ओब्लाइज टू हेल्प द अदर्स, मतलब जो हर एक स्टेट है वो दूसरे स्टेट की जिस पे अटैक हुआ उसकी हेल्प करेगा। मतलब जितने भी अलायंस थे, द ईस्टर्न अलायंस नोन एज, और जो ये तो हमारा वेस्टर्न अलायंस हो गया नाटो, याद रखना जो नाटो है वो वेस्टर्न अलायंस है, यानी कि वो हमारा पश्चिमी गठबंधन है। जो यूएसए से रिलेटेड देश हैं सारे, यूएसए और उसके अलायंस है। और जो ईस्ट में उनका गठबंधन, फिर इसी का देखा देखी जैसे कि इन्होंने किया था, इसी को
फॉलो करते हुए जो रूस है उसने भी अपना एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो सोवियत यूनियन जिसको कहते हैं, और उसको कहा गया वार्सा पैक्ट। याद रखना, इसको क्या कहा गया? वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट जो है, जैसे उनका था नाटो और इनका था वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट जो सोवियत यूनियन के द्वारा लेड किया गया, इट वाज क्रिएटेड, ये 1955 में क्रिएट किया गया। नाटो जो है वो 1949 में, आपने ईयर ध्यान रखना है, और वार्सा पैक्ट जो है 1955 में क्रिएट किया गया। तो आपको ये दोनों ही पॉइंट जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन मतलब पूछा ही जाता है इसके बारे में। इट वाज क्रिएट, ये मतलब जो नाटो जो अपना फोर्स दिखा रहा था, तो उसको एक तरह से उसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया वार्सा पैक्ट। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल अलायंस। अब देखो स्टूडेंट, हमने यूरोप के बारे में मेनली स्टडी किया है कि जो वेस्टर्न यूरोप है वो यूएसए के साथ हो गया, जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हैं वो यूएसएसआर के साथ हो गए। अब इसके अलावा वो अपने जो उनका एक एक्सपेंशन व्यूज़ थे उनके कि वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते थे, वो उसको और बढ़ाना चाहते थे। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने? अपने इंटरनेशनल अलायंसेस भी बनाने शुरू कर दिए, यानी विश्व के जितने भी देश थे उनके ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, international alliance during the Cold War era determined by the requirements of the super powers। मतलब ये जो अलायंस बने वो किसकी रिक्वायरमेंट के बाद बने? इन सुपर पावर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बने, कि जितनी इनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ये अपने देश बना रहे थे, मतलब अपने अलायंस क्रिएट कर रहे थे। जैसे कि जो स्मॉलर स्टेट होते थे उनके ऊपर अपना इफेक्ट डाल रहे थे। एज नोटेड अबव, यूरोप बिकेम द मेन एरिया। पहले तो देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट का मेन एरिया कौन सा बना? यूरोप पार्ट बना। अब इसके बाद जो सुपर पावर्स हैं इन्होंने अपना और भी देशों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया। रिस्पेक्टिव अलायंस सोवियत इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोप। अब देखिए जो सोवियत यूनियन है यानी कि जो यूएसएसआर है उसने क्या किया, जो ईस्ट यूरोप है उस पर अपना एक इंटरवेंशन यानी कि अपना जो दखल अंदाजी देनी शुरू कर दी। द सोवियत यूनियन यूज्ड इट इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न यूरोप। उसने अपने इन्फ्लुएंस को ईस्टर्न यूरोप में दिखाया। बैक्ड बाय द वेरी लार्ज प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मीज़। अपनी आर्मी की जो प्रेजेंस को दिखाकर कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है इस रीजन में आने वाले देशों पे। टू इंश्योर दैट द ईस्टर्न हाफ ऑफ यूरोप रिमेन्ड विद इन इट्स स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब वो दिखाना चाहता था कि जो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट है वो उसके अंडर है, यानी कि उसके ऊपर पूरे के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने अलायंस को बढ़ाना शुरू कर दिया किसी भी तरीके से, चाहे कोई इंटरफेयर डाल के उनकी पॉलिसीज़ में या किसी तरीके से हेल्प करके। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, जैसे कि वो बहुत सारे देशों को हेल्प कर रहा है, जैसे नेपाल को हेल्प करता है, पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। इससे क्या कर रहा है कि वो जो उसका मेन राइवल है, जैसे कि इंडिया आजकल उसका मेन राइवल चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट उनको क्रिएट कर रहा है। तो इसी तरीके की पॉलिसी जो है उस टाइम स्टार्ट हो रही थी, ये वाली चीज़ें सारी इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसी के साथ क्या किया, जो यूएसए ने अब एशिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया। जो ईस्ट पार्ट है एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया है और वेस्ट एशिया है, यानी कि जो मिडल पार्ट है एशिया का। द यूनाइटेड स्टेट बिल्डअप एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड। उसने वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक सिस्टम बनाया, अलायंस सिस्टम बनाया, मतलब अपने अलायंस क्रिएट किए, जो उसके सहयोगी देश है उनको क्रिएट किया। और उसको ध्यान रखना क्या कहा गया, उसको कहा गया सीटो। SEATO याद रखना स्टूडेंट, इसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। याद रखना है आपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहा गया दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन यानी कि सीटो। और एक और ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया गया जिसको कहा गया सेंटो, यानी कि सेंटो की फुल फॉर्म क्या होगी, केंद्रीय संधि संगठन। इसको क्या कहा गया, केंद्रीय संधि संगठन, यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो सीटो और सेंटो इस मतलब एशिया के जितने भी देश थे उन पे इन्फ्लुएंस डाला, उनको अपना अलायंस बनाया और अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उनको कहा गया सीटो और सेंटो। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इसी के साथ जो सोवियत यूनियन है, अब उसको भी ये करना था क्योंकि वो उसको फॉलो ही कर रहा था। तो चाइना की हेल्प के साथ उसने क्या किया, उसने जो एशिया के जो देश थे जैसे नॉर्थ वियतनाम है, नॉर्थ कोरिया है और इराक है, इन देशों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाया और इनको अपना अलायंस जो है बनाया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, द कोल्ड वार थ्रेटन टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 2 अलायंस। इससे क्या हुआ कि शीत युद्ध ने पूरे विश्व को 2
पार्ट में बांट दिया। एक तरह से दो पार्ट हमारे सामने आ गए। एक खतरा हो गया कि वर्ल्ड जो है दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज मैनी ऑफ द न्यूली, अब जो देश उस टाइम जो देश आज़ाद हो रहे थे, जैसे देखिए हमारा देश भी उस टाइम गुलाम था। 1945 के टाइम पर अगर हम देखते हैं हमारा देश गुलाम था, तो धीरे धीरे जो है बहुत सारे देश आज़ादी गेन कर रहे थे। जो कॉलोनियल पावर थी, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस से आज़ाद हो रहे थे बहुत सारे देश थे उस टाइम, तो उनके मन में एक डर हो गया, क्योंकि वो अभी अभी एक आज़ादी को गेन कर रहे हैं या उन्होंने की है कुछ टाइम पहले, जैसे कि हमारे देश ने 1947 के टाइम में की थी। और ये जो शीत युद्ध जो है स्टार्ट हो चुका था, और जो ये दोनों ही पावर अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, तो डर था इनके माइंड में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे कि कहीं उनकी आज़ादी फिर से ना छीन ली जाए। तो इससे क्या हो रहा था, क्रैक्स एंड स्प्लिट्स विद इन द अलायंस वर क्विक टू अपीयर। तो इससे जो मतलब जो देश थे, ये जो देश थे, इनके अंदर कहीं ना कहीं डर था कि कहीं फिर से इनकी जो आज़ादी है उसके लिए कोई ख़तरा ना पैदा हो जाए। और जो ये है, इनको डर था कि कहीं इनके गठबंधन में कोई दरार पैदा ना हो जाए। मतलब इस तरह की सिचुएशन जो है उस टाइम हो रही थी, क्योंकि वो एक अपनी अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहे थे। और इसी तरीके का हुआ कम्युनिस्ट चाइना क्वर्ल्ड विद द यूएसएसआर। देखिए इसमें एक डर था, जो वही हुआ जो चाइना थी उस टाइम, उस यूएसएसआर की, उसके साथ उस टाइम थोड़ा सा मतभेद हो गया। और 1967 में उनके बीच में एक छोटा सा युद्ध भी हुआ, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, मतलब जो उनके दायरे थे, जो एरिया के ऊपर भूभाग था उनका, उसके मतलब उसकी ऑटोनोमी से लेकर कि ये किसका पार्ट है, इससे लेकर उनकी आपस में लड़ाई भी हो गई थी। द अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वॉज द, और एक जो मेन पॉइंट था जो इनके लिए थ्रेट था, जो खतरा था, वो था NAM, नेम मतलब नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्षता की नीति, विच गेव द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंस, जिसने मतलब जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि ये इन अलायंस से दूर रहकर भी अपना एक जो वजूद है वो कायम कर सकते हैं। कि मतलब जैसे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था कि दोनों ही अलायंस में आपको शामिल नहीं होना, बल्कि आपके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म जो है तैयार है। अब स्टूडेंट आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, हमारे सबके माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये जो पावर्स थी, सुपर पावर्स, इनके पास न्यूक्लियर पावर्स थी, ये बहुत पावरफुल थे, फिर भी इनको अपने अलायंस बनाने की क्या ज़रूरत थी? कि ये एशिया के देशों को में भी अपने सहयोगी देश बना रहे थे, यूरोप के देशों में भी। देखिए अपनी अपनी पावर को बढ़ाना एक इनके लिए एक चैलेंज था उस टाइम की। दोनों ही जो सुपर पावर है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते थे, लेकिन इनको इतने अलायंस की ज़रूरत क्या थी, क्वेश्चन ये आता है। लेकिन इनको बहुत सारी नीड थी, जिसकी वजह से ये जो देश हैं अफ्रीका के, एशिया के जो देशों के साथ अपने संबंध स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, वाइटल रिसोर्सेज। देखिए हर एक, अब रिसोर्स जो है वो हर देश में नहीं है। अगर अमेरिका एक बहुत बड़ा सुपर पावर देश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्स वहाँ पे है, उसको भी डिपेंड रहना पड़ता है दूसरे देशों, जैसे ऑयल के लिए उसको डिपेंड रहना पड़ता है, जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, अदर मिनरल्स हैं। तो इसीलिए ये अब जो स्ट्रॉन्ग होके दिखाना केवल यही थोड़ी है कि आपके पास वेपन्स है, हथियार है तो आप स्ट्रॉन्ग हो। आपको हर फील्ड में अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है, आपको इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होकर दिखाना पड़ता है, आपको सोशली कोई कन्फ्लिक्ट ना हो आपके देश में, आपको एक ऐसे तरीके का स्ट्रॉन्ग जो है अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। तो इन चीज़ों के लिए ये इन्होंने अपने अलायंस बनाए, ताकि जितने अच्छे इनके अलायंस होंगे तो ये इतने ही उनकी हेल्प करेंगे। जैसे आप उनकी वेपन्स के साथ हेल्प कर सकते हैं, प्लस उनसे कोई और हेल्प ले सकते हैं, आप उनके रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, इसी तरीके से उनको उनकी जगह भी चाहिए थी। अब जैसे अमेरिका को सपोज करो चाइना के साथ कोई युद्ध लड़ना है, तो वो डायरेक्ट अमेरिका से थोड़ी ना युद्ध लड़ेगा, उसकी जो आर्मी है उसको कोई ना कोई लैंड पार्ट भी चाहिए रहने के लिए। जैसे वो पाकिस्तान के साथ कोई ट्रीटी करेगा, इंडिया के साथ कोई ट्रीटी करेगा कि मतलब उसको कोई ना कोई सहायता देगा कि आप अपनी ज़मीन दीजिए हमें लड़ाई लड़ने के लिए। तो इसीलिए उनको अलायंस की ज़रूरत होती थी। लोकेशन फ्रॉम वेयर दे, अब उनको लोकेशन भी चाहिए होती थी। जैसे आप एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल देश हो और दूसरा आपका एक राइवल है, तो आपको उसकी हर एक एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी होती है। तो उसके लिए आपको एक स्पेस सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो एक जासूसी जो आपका एक ट्रैक होता है कि जिसके थ्रू आप दूसरे देश की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको जगह की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए उनको अलायंस बनाने की ज़रूरत थी। थर्ड इसमें आता है इकोनॉमिक सपोर्ट। देखिए आपको इकोनॉमिक सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं। इन दैट मैनी स्मॉल अलायंस टुगेदर कुड हेल्प, क्योंकि बहुत सारे अलायंस आपको मिलकर जो है हेल्प कर सकते हैं।
आपके जो मिलिट्री एक्सपेंसेस होते हैं उनको कम कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी आर्मी को वहाँ रखना है, आप किसी तरीके से उनकी हेल्प कर देंगे तो आपकी आर्मी को वो हर एक चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, तो वो एक हेल्प होती है। इसीलिए अलायंस की ज़रूरत होती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये सुपर पावर्स थी, इन्होंने अपने अलायंस बनाए, ना केवल अपने पावर को दिखाने के लिए बल्कि अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए भी, मतलब जो इनकी ज़रूरतें थी उनको भी फुलफ़िल करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना शुरू किया, अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया। दे वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस। और स्टूडेंट, ये एक आइडियोलॉजिकल रीजंस भी है इसके पीछे, क्योंकि आप अपनी आइडियोलॉजी को भी बढ़ाना चाहते हैं। अब जितने आपके अलायंस होंगे वो आपकी आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं फॉलो करेंगे, और जितनी आपकी आइडियोलॉजी एक्सपेंड होगी आपका वर्चस्व जो है उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। अब जो लॉयल्टी होती थी इन अलायंस की, ये सजेस्ट करती थी कि आप एक तरह से जीत रहे हो, आप बिना लड़ाई लड़े भी जीत रहे हो, क्योंकि जितने आपके लॉयल अलायंस बनेंगे इट मीन्स आप उतने ही स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे। दैट लिबरल डेमोक्रेसी, और इससे आपकी जो आइडियोलॉजी है, जैसे कि अब अमेरिका की जो आइडियोलॉजी थी कि उनकी लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म था, तो वो जितने अलायंस आपके बने वो आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप दूसरे को ये दिखाने में सफल हो रहे हो कि लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म वर बेटर देन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो इस तरीके का ये आपका चैप्टर है, ये आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपने मेनली इसमें जो स्टडी किया है कि किस तरीके से वर्ल्ड जो है वो दो गुटों में बट गया, और दोनों ही गुट अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि नाटो है, वारसा पैक्ट है, उसके साथ साथ सेंटो और सीटो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एक ट्रीटी है एक तरह से एशिया के देशों में अपने अलायंस को क्रिएट करने के लिए। और ये जो वर्ल्ड जो दो ब्लॉक में बट गया है, वो ना केवल अपने आप को युद्ध के थ्रू स्ट्रॉन्ग दिखाना है बल्कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी को भी उसमें स्ट्रॉन्ग दिखाना है। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।